हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द इनसाइट। और आज हम फिर बात करने वाले हैं सेकंड सेशन में हमारे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। कल हमने बेसिक्स सीखा था, फंडामेंटल एनालिसिस क्यों किया जाता है, उसका पर्पस क्या होता है। तो चलिए आज हम चालू करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। सबसे पहला जो चीज़ है हमारा वो क्या होता है। देखिए, एक तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस में हम ये करते हैं कि जब भी किसी चीज़ के बारे में हम बाई करने का डिसीजन लेते हैं तो उससे पहले हम उसके प्रति रिसर्च करते हैं। राइट। तो जब हम रिसर्च करते हैं उसके बाद में ही एक डिसीजन लेते हैं। जैसे आप गोल्ड लेते हैं तो गोल्ड का क्या है, भाव है कि यूनिवर्सल भाव है। जैसे 50,000, अभी करंटली 70,000 रुपये 10 ग्राम का भाव चल रहा है गोल्ड का, एक तोले का। तो आप उस पर रिसर्च करते हो, उसका एक यूनिवर्सल वैल्यू है जो थ्रू आउट द ग्लोब सेम है मोस्टली। सो इसका वैल्यू जो है ज़्यादा डिफर नहीं करता, इसलिए प्लस आप एक मटेरियल बाय कर रहे हैं, एक प्रीशियस मटेरियल बाय कर रहे हैं। सो आप गोल्ड खरीद लेते हैं। उसी प्रकार से जब आप रियल एस्टेट में जाते हैं और एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जैसे आप एक मकान खरीदते हैं, तो एक मकान खरीदते हैं तो मकान, हर एक मकान का अलग अलग वैल्यू आता है। तो उस मकान का वैल्यू कौन कौन से फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है, हम उसको डिटरमाइन करते हैं और उन्हीं चीज़ों का एनालिसिस करके हम उस प्रॉपर्टी को बाय करते हैं। ठीक है। अगर आपके नेबरहुड में बहुत सारी अमेनिटीज है, जस्ट लाइक हॉस्पिटल्स एंड some dispensaries. I mean, hospital dispensaries are the same thing, but some other medical facilities, some education hubs, education facilities, some sort of D-Mart, retail stores. So, जो भी basic amenities है, apart from this, if there is some recreational activities also performed in nearby, and these are entertaining activities like theaters and all other things. So, ये सब चीज़ें आपकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उसमें एडिशन करती है। ठीक है। एट द सेम टाइम एक ऐसी प्रॉपर्टी जहाँ पे ये सारी अमेनिटीज या बेनिफिट्स नहीं अवेलेबल है, वहां पे आपको रेट का एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है। वहां आपको हो सकता है जो प्रॉपर्टी 50 लाख की मिल रही है, वो उसी प्रॉपर्टी का सेम प्रॉपर्टी का जो मेजरमेंट हम करते हैं वो स्क्वायर फीट में करते हैं। तो सेम स्क्वायर फीट के लिए आपको हो सकता है जहाँ 1 करोड़ देना पड़ रहा है, वहीं दूसरी जगह 50 लाख में भी आपको मिल जाएगा प्रॉपर्टी। तो उस प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है उसको किस चीज ने बढ़ाया है, उसकी अमेनिटीज ने, उसके आसपास के एटमॉस्फेयर ने, आसपास के इन्वायरमेंट ने जो बेनिफिट आपको दे रही है। तो उसी प्रकार से एक शेयर होता है। ठीक है। तो आप जब एक शेयर खरीदते हैं तो उस शेयर के अंदर आप ओनरशिप ले रहे हैं, और जब भी आप किसी शेयर में ओनरशिप ले रहे हैं तो आप जानना चाहोगे कि उस शेयर क्या, जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या है, कितना लंबे समय तक वो कंपनी सस्टेनेबल है, कितनी पुरानी कंपनी है, क्या कंपनी का बिजनेस मॉडल है, क्या है। सो बेसिकली अगर मैं बात कहूँ आपसे कि फंडामेंटल एनालिसिस का बेसिक पर्पस क्या है, ठीक है, यही पर्पस है ना कि जैसे आप मकान खरीदते हैं तो आप मकान ज्यादा प्राइस पे नहीं खरीद ले, आप एक अप्रोप्रिएट प्राइस पे ही उस मकान को खरीदे। यही तो आपका पर्पस होता है, क्योंकि इफ यू विल पे मोर देन यू विल बी रिग्रेटेड, और यू विल माइट योर सेल्फ पुट इनटू द एम्बेरसमेंट, जब आपसे लोग कहेंगे कि आपने तो बहुत ज्यादा पैसा दे दिया साहब। ठीक है। तो उसी चीज के बारे में हम स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। जब हम स्टॉक खरीदते हैं तो उसी का एनालिसिस करके हम कौन कौन से फैक्टर्स जो है एनालिसिस करनी चाहिए, वो सब फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट बनता है। उसके बाद में एक डिसीजन लेते हैं हमें खरीदना है नहीं खरीदना। खरीदना नहीं खरीदना एक बहुत ही आसान डिसीजन है। अगर मैं एक सिंपल भाषा में आपको कहूँ, सिंपल लैंग्वेज मुझे समझ में आती है, तो जैसे कि मैं कहूँ कि आपको टाटा खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। अगर मैं कहता हूँ कि टाटा अंडर वैल्यूड है तो आप खरीद लीजिए, अगर टाटा का शेयर अंडर वैल्यूड है तो आप खरीद लीजिए। ठीक है। या फिर अगर टाटा का शेयर एक करेक्ट प्राइस है तो भी आप खरीद सकते हैं, बट उसके लिए कई और डिसीजन होंगे। अगर टाटा का प्राइस और प्राइस है तो क्या आपको खरीदना चाहिए? तो मेरे को अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पे कहोगे तो मैं आपको सीधा मना कर देने वाला हूँ कि यू आर नॉट सपोज टू बाय दिस शेयर बिकॉज ये ओवर प्राइस है। ठीक है। तो वैल्यू और प्राइस दोनों का एक अलग ही कंसेप्ट है। जिस चीज का, बिकॉज वैल्यू जो है एक पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, समझ रहे आप।
जिस चीज का वैल्यू मेरे लिए लाख है, हो सकता है आपके लिए 10 रुपए भी नहीं हो। तो अंडरस्टैंड दिस पर थिंग एंड अकॉर्डिंगली दिस इज द रीजन वी डू fundamental analysis for making a decision making whether we need to buy the share or not to buy the share। ठीक है, चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर ही दिया, बट एक छोटा सा नोट्स हम उतार लेते हैं, बिकॉज आई आई डोंट बिलीव इन पुटिंग मच ऑफ नोट्स हियर, बिकॉज द रीजन बीइंग अब इंटरनेट पे बहुत सारे स्टफ अवेलेबल, आप आराम से जा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते, देख सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, सब कुछ है। मेरा जो मकसद है मोस्टली पुटिंग समथिंग एज ए कॉन्सेप्ट फॉर यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई वी आर डूइंग। ओके, ठीक है।
ठीक है गाइस, तो अब होगा क्या इस केस में, देखा आपने, देखा प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो क्या रेशियो, ये आपको बताता है कि आपको जो न्यूमरेटर है, समझ रहे हो, न्यूमरेटर में आपको प्राइस रखनी है। प्राइस क्या है? मार्केट प्राइस पर शेयर। ठीक है, मार्केट प्राइस पर शेयर इज द प्राइस विच यू कैन गेट इजीली। सिंपली आप किसी भी, अगर ब्रोकर का अकाउंट यूज करते हैं, आप सिंपली गूगल पे सर्च करेंगे व्हाट इज द प्राइस ऑफ, what is the price of Tesla, what is the price of Granules India, what is the price of any pharma stocks. So you will get it like price is 500 rupees or per share. So that is the numerator, that is going to be your numerator. ठीक है, उसके बाद में प्राइस टू बुक, तो अब आपको बुक वैल्यू चाहिए। सो द बुक वैल्यू पर शेयर आप कैसे निकालेंगे, वो एक सवाल है, वो हम आगे देखेंगे। वैसे बुक वैल्यू पर शेयर आप कैसे निकालोगे, जो भी शेयर होल्डर्स इक्विटी है आपका, उसको आप डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ शेयर से, तो आपका आ जाएगा बुक वैल्यू पर शेयर। कुछ ये टर्म्स कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, बट आई विल डिटेल डिस्कस विद यू नेक्स्ट टाइम इन एग्जाम्पल। अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा थियोरेटिकल रखते हैं, ठीक है। तो उसमें हम इस प्रकार से प्राइस टू बुक वैल्यू लेके आएंगे। अभी बुक वैल्यू के कितने मल्टीपल में आपका प्राइस है? अगर मैं कहूँ 5 टाइम्स, विद इन 5 टाइम्स आई बिलीव कि अप्रोप्रिएट है, यू कैन टेक अ डिसीजन कि आप बाई कर सकते हैं शेयर को। बट इफ इट्स मोर देन इट्स नॉट एडवाइजेबल टू बाई। ओके, इट इज नॉट एडवाइजेबल टू बाई इफ इट इज मोर बुक, बिकॉज जितना आपका एग्जैक्टली बुक वैल्यू है उससे इससे ज्यादा आपका प्राइस है। खैर इस चीज पे कई ओपिनियन हो सकती है कि हमें खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, बिकॉज अगर आप सिर्फ नॉर्मल फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे करो तो आपको मेरा मानना है कि यू शुडंट गो, बिकॉज अगर आप, बिकॉज एज पर द पीटर लिंच सेड यू नीड टू बी ओनली लाइक 5, 6 और 7 टाइम्स बीइंग राइट आउट ऑफ 10 टाइम्स ऑफ योर बैट। तो आप 10 शेयर पे अगर बैट कर रहे हो तो आप 5-6 शेयर पे ही अगर आप सही है तो दैट इज फाइन। इवन 1 शेयर where you could put a trade and gives you like 1000% of return, that can become an outlier and can fetch you the great values and your portfolio could be great. You know, even you have losses in the other securities. तो उसी प्रकार से आपको एक अच्छा शेयर ढूंढना, तो why when you have a when we have a digital world and lot of screeners and everything, we can find the stock which is even in the minus price to book value ratio. तो ये हुआ प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। ठीक है, दूसरा हमारा जो रेशियो था वो था करंट रेशियो। एक और करंट रेशियो क्या होता है, हम आज ये कह रहे हैं कि वी आर इन पोजीशन। करंट रेशियो क्या डिटरमाइन करता है कि वी आर इन पोजीशन टू पे ओवर इमीडिएट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। इफ इट इज मोर देन 1, or I say ideally if it's 2, then it means today whatever the amount if I need to pay to my creditors or the as a liabilities, I have a twice that amount in my assets. So if I realize my assets, okay, so I will realize my assets let's say in 100 rupees, and I have a liability of 50 rupees, then I have a 2 times then my liabilities amount in my assets. So I will sell it out and send and pay that amount to the my creditors, and still I will be having like 50 rupees more. That is the concept. It means I have a liquidity, right? I mean, जब हम इस प्रकार से एनालिसिस कर रहे हैं कि मेरा कंपनी कल को बंद हो गया, तो उसके सपोर्ट के लिए हम करंट रेशियो को फिगर आउट करते हैं कि कंपनी हैज अ लिक्विडिटी एंड इट विल नॉट गोइंग टू बी डिसॉल्व इन द नियर फ्यूचर। तो ये एक डिसीजन है हमको बनाना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप अटक जाते हैं, ऐसा शेयर खरीद लेते हैं आप जिसके अंदर लिक्विडिटी का ही बहुत बड़ा इश्यू है, तो ये तो आपके लिए बहुत समस्या हो सकता है, बिकॉज इट मे बी पॉसिबल यू विल नॉट बी एबल टू एग्जिट वंस यू बाय इट। उसके बाद थर्ड रेशियो एक है आपका प्राइस टू अर्निंग रेशियो, विच इज वेरी वेरी यूज वाइडली एक्सेप्टेड रेशियो फॉर द क्विक वैल्यूएशन आल्सो, है ना। सो उसमें क्या होता है कि प्राइस टू अर्निंग, आप समझिए अर्निंग, हम कह रहे हैं कि कितना एक शेयर का प्राइस है अगेंस्ट द अर्निंग पर शेयर। सो मैं कह रहा हूं कि एक शेयर पे हम 10 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, और हमारा जो मार्केट प्राइस पर शेयर है वो है 100 रुपए। तो मैं कह रहा हूं प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज 10 टाइम्स। 10 रुपए का नेट प्रॉफिट पर शेयर में मेरी कंपनी कमा के देगी है, पर उस 10 रुपए के पर शेयर के लिए
मार्केट के अंदर जो भी परचेजर्स है या बायर्स है, उनका मानना है कि वो उसका 10 गुना मुझे ज्यादा देने के लिए तैयार है। दैट इज कॉल्ड 10 टाइम्स, दैट इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो। एंड ये जितना ज्यादा है उतना अच्छा है, ये जितना ज्यादा है उतना ज्यादा अच्छा है। बट कुछ एस्पेक्ट में हम इसको कंपेयर करते हैं कंपिटिटर्स के साथ में और पीयर्स के साथ में, बिकॉज एक बार बहुत ज्यादा ये होना भी मतलब ओवर प्राइस का एक साइन हो सकता है। तो ये हो गया प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपका। उसके बाद में एक और आता है आपका व्हाट आई कॉल डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो, किसी भी धंधे को फाइनेंस करने के दो ही तरीके हैं, ठीक है। या तो आप अपना पैसा लगाइए, ओन मनी, जिसे हम इक्विटी कहते हैं, या फिर आप बाजार से पैसा उठा के अपने धंधे में लगाएंगे और आप धंधा करेंगे। तो जो बाजार से आपने पैसा उठाया उसको हम बोलते हैं डेट, और उस पर आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करना है, बिकॉज ये एक जनरल नॉर्मल टर्म्स है किसी भी धंधे की। समझ रहे हैं मैं कहने का मतलब? तो अब ये रेशियो से हम ये फिगर आउट करते हैं, डेट को हम ऊपर रखते हैं और इक्विटी को हम नीचे रखते हैं, ठीक है। तो अब डेट मान लीजिए 100 और इक्विटी मान लीजिए 50, तो 2:1 इज द रेशियो, राइट। दैट इज 2 टाइम्स डेप्ट आर वी आर हैविंग अगेंस्ट द इक्विटी। अगर मार्केट में, अगर मैं अपने धंधे में 50 रुपए लगा रहा हूँ तो मेरे पास 100 रुपए उधार का लिया हुआ है। स्टार्टअप के केस में होता क्या है कि आपने देखा होगा शार्क टैंक में सब में ज्यादातर इक्विटी ही ले ली जाती है, बिकॉज डेट कोई आपको देगा नहीं, बिकॉज मे बी योर प्रोडक्ट इज इन पाइपलाइन और क्या उसका फ्यूचर होगा नोबडी नोज। तो आपको कोई पैसा मिलता नहीं, तो आपको अल्टीमेटली इक्विटी पे जाना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर्स है या बहुत सारे फाउंडर्स है जिनको ऐसा लगता है कि उनकी कंपनी बहुत सॉलिड है, रॉक सॉलिड है, तो वो इक्विटी देने से बहुत डरते हैं और देते भी नहीं है। आपने शार्क टैंक में देखा होगा जल्दी से, या फिर वो बहुत अच्छा निगोशिएट कर लेते हैं इक्विटी के पास, बिकॉज दे नो दैट फ्यूचर ऑफ देयर कंपनी, बिकॉज दे आर द फाउंडर्स, दे नो देयर प्रोडक्ट एंड एवरीथिंग। सो ये सब हो गया आपका रेशियोज का। फिर कुछ एडवांस रेशियोज है जो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये 4 रेशियोज हो गया, प्राइस टू बुक एंड ऑल, ठीक है। मैं आपको एक शायद एक विजुअलाइजेशन दे सकता हूँ इस चीज का। हाँ, एक एक विजुअलाइजेशन मैं आपको देना चाहूंगा ना। देखा, let me 1 सेकेंड गाइस। ठीक है गाइस, तो मैं आपको एक क्विक विजुअलाइजेशन देता हूँ इस चीज के लिए। ठीक है, चलते हैं हमारे क्रोम पे।
those calculations. And even if you want to check, you can just go ahead and check. Okay, let me show it. How does it looks like? From my side, guys, and thanks for attending this session. And it is quite a long session, but मेरा purpose है, I need to just give you deliver the value. So एक वैल्यू डिलीवर करने के लिए थोड़ा समय तो लगता है गाइस, बिकॉज मैं और नॉर्मल यूट्यूबर्स की तरह सिर्फ आपको नॉर्मल चीजें नहीं बताने वाला. आई विल बी एक्सप्लोर दिस very detailed for everyone. So if you really like it, just like, share, and subscribe, and really support me on this. Thank you, guys. Thank you very much. And see you. Bye bye. Till the next time.